हेलो बच्चों, जैसा कि नवंबर में दो न्यूज़ आता है। एक न्यूज़ होता है जहां भारत का ट्रेड डेफिसिट व्यापार घाटा बढ़कर 40 बिलियन डॉलर हो गया। व्यापार घाटे का मतलब है कि जब आयात निर्यात से अधिक हो जाए, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए, यानी इंपोर्ट 40 बिलियन डॉलर अधिक हुआ है एक्सपोर्ट की तुलना में, तभी तो 40 बिलियन डॉलर व्यापार घाटा हुआ जो सबसे अधिक था। वहीं दूसरी ओर चीन का भी एक डेटा आता है कि चीन नवंबर तक 1 ट्रिलियन डॉलर व्यापार सरप्लस में, ट्रेड सरप्लस में, जो कि विश्व में पहली बार किसी देश ने कर दिखाया। अब सोचिए, व्यापार सरप्लस, ट्रेड सरप्लस का मतलब है जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए इंपोर्ट से, यानी 1 ट्रिलियन डॉलर से चीन का एक्सपोर्ट अधिक हो गया। क्या है इस खबर के मायने? क्यों ऐसा चीन कर दिखाया? जबकि टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाया गया जो टैरिफ है तो भारत में भी था और हम चीन में भी था। फिर चीन कैसे इतना करिश्मा या इतना बड़ा काम कर दिखाया? क्या है इस खबर के मायने? इसके पीछे कारण क्या है? क्या ये इसके अलावा चीन में कुछ चुनौतियां हैं? भारत और चीन में अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में कौन सा समानता दिख रहा है अर्थव्यवस्था में, और इसको लेकर भारत में क्या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है? इन सब बातों में या इन सब चीजों पर अब हम चर्चा करते हैं। उससे पहले बस बता दूं आपको कि PWOnly-IAS द्वारा एक प्रीलिम्स को लेकर के, जो प्रीलिम्स में बच्चे डरते हैं या जिनको लेकर प्रीलिम्स में कुछ भय है, उनके लिए एक सृजन क्रैश कोर्स प्रीलिम्स फोकस कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें एक से बढ़कर एक फैकल्टी हैं हिंदी मीडियम में और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो इसकी फीस रखी गई है वह मात्र 6,999 रुपए। लेकिन अगर किसी बच्चे ने एक कोड का प्रयोग कर लिया, फर्स्ट 1K को कोड का प्रयोग कर लिया, तो उसको 2,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा इसमें, यानी ये फीस जो है घटकर 4,999 हो जाएगी। तो आइए इस खबर के मायने को जरा समझते हैं। पहला नंबर वन पॉइंट, चीन का जो ट्रेड सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है व्यापार आधिक्य। व्यापार आधिक्य, और चीन का जो व्यापार आधिक्य हो गया है वह 1 ट्रिलियन डॉलर हुआ है। 1 ट्रिलियन डॉलर, जो विश्व में पहली बार किसी देश ने कर दिखाया है। ये 1 ट्रिलियन डॉलर, इतना इसका ये तब होता है व्यापार आधिक्य जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो जाए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो जाए। 1 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया। नेक्स्ट, आखिरकार सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके कारण क्या रहे? आखिर चीन ऐसा कैसे कर दिखाया? जबकि अगर बात करें, यूएसए द्वारा टैरिफ लगाया गया है, प्रशुल्क लगाया गया है, भारत में भी और चीन में भी, दोनों में लगाया गया है। भारत का व्यापार घाटा हुआ है, नवंबर में व्यापार घाटा हुआ है 40 बिलियन डॉलर का, जो अब तक का सबसे अधिक है। और व्यापार घाटा तब होता है जब आयात ज्यादा हो जाए। जबकि चीन का व्यापार आधिक्य हुआ है, व्यापार आधिक्य हुआ है, और ये 1 ट्रिलियन डॉलर का। जबकि आपको मैं बता दूं कि भारत पर जो टैरिफ है वो लगभग 50% है। जबकि अगर चीन के टैरिफ की बात करें जो अमेरिका द्वारा लगाया गया था, ये पहले तो 145% तक पहुंच गया था। हालांकि अब इसको कम करके 48% तक लाया गया है। लेकिन इतने अधिक टैरिफ के बावजूद चीन का व्यापार आधिक्य 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंचा है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार इसके कारण क्या क्या रहे हैं? बहुत ध्यान से समझना। नंबर वन कारण की बात करते हैं तो अमेरिका का जो टैरिफ था, अमेरिका का जो टैरिफ नीति था, उससे चीन ने बाजार विविधीकरण यानी अगर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देना शुरू किया। चीन को पता था कि अमेरिका का जो टैरिफ है बहुत ज्यादा है, 100% से भी ज्यादा हो रहा है। तो चीन ने क्या किया? अमेरिका को निर्यात करने के बजाय अन्य देशों को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। यूरोपियन मार्केट को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, अफ्रीकन कंट्री को देखा, एशियन कंट्री को देखा, और देखा जाए इससे चीन का आयात नहीं बल्कि चीन का निर्यात और अधिक बढ़ा। तो चीन ने अपने व्यापार, अपने मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दिया, नंबर वन। नंबर टू, चीन ने और क्या काम किया? अन्य देशों के द्वारा
अन्य देशों के द्वारा यूएसए को निर्यात करना शुरू किया। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया। अब चीन की कोई वस्तु अगर अमेरिका में फाइनल गुड्स जाती है, अंतिम वस्तु, तो चीन उस पर हेवी टैरिफ लेता है। तो चीन ने क्या किया? चीन ने यहां पर अन्य देशों में अपने कच्चे माल को भेजना शुरू किया। मान लीजिए चीन ने अफ्रीका में भेजा और अफ्रीका में कच्चा माल से वस्तु बनाया, फाइनल गुड्स बनाया, अंतिम वस्तु, और उसको वहां से अमेरिका में निर्यात करना शुरू किया। अब इससे क्या हुआ? चीन कम टैरिफ में अमेरिका को निर्यात करने में सफल रहा। ठीक है, निर्यात करने में सफल रहा, जो चीन की रणनीति थी, और चीन उसमें सफल रहा। तीसरा अगर देखा जाए तो युआन का अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम नॉमिनल रेट में, नॉमिनल मौद्रिक विनिमय दर में बात करें, तो उसमें जो रियल एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, उसमें उसके कमी आई है, या उसको कम किया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं उसको समझाने के लिए, कि मान लीजिए $1 बराबर 50 रुपया है। डन। अब अगर मान लीजिए $1 बराबर 60 रुपया हो गया डॉलर के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ? भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले अंडर वैल्यूड हुआ, और जब अंडर वैल्यूड होता है तो आपका एक्सपोर्ट कंपिटिटिवनेस बढ़ता है, यानी व्यापार निर्यात प्रतिस्पर्धी होता है। ये क्या करता है? ये निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाता है, सस्ता बनाता है। और यही हुआ कि चीन ने क्या किया? यूरोपियन ईयू के जो है मुद्रा, या मान लीजिए अन्य देशों की मुद्रा जो है, ठीक है ना, उन मुद्राओं के मुकाबले, यूरो के मुकाबले या अन्य मुद्राओं के मुकाबले अपने युआन को अंडर वैल्यूड कर दिया। इससे यूरोपीय देशों में उसके निर्यात में वृद्धि में उसको सहायता मिला। और चौथा जो है कि चीन में मुद्रास्फीति दर कम है। इससे क्या हुआ? चीन की वस्तुएं सस्ती हो रही हैं, चीन की वस्तुएं वैश्विक रूप में प्रतिस्पर्धी हो रही हैं, और चीन का इससे क्या हुआ? तेजी से निर्यात बढ़ा। ये 4 मुख्य कारण रहे जिससे देखा गया कि चीन का निर्यात तेजी से बढ़ा और चीन का व्यापार आधिक्य $1 ट्रिलियन में पहुंच गया। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौती की बात करें चीन के संबंध में, तो आईएमएफ ने चीन को वार्निंग दिया है। क्या वार्निंग दिया है चीन को? कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट ड्रिवन बन गई है, एक्सपोर्ट आधारित हो गई है, यानी आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह निर्यात आधारित हो गई है। ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन में जो डोमेस्टिक डिमांड है, घरेलू मांग है, डोमेस्टिक डिमांड, उसमें भारी कमी आई है। और आईएमएफ ने वार्न किया है कि अगर ये डोमेस्टिक डिमांड आपका गिरता है और केवल आप एक्सपोर्ट ड्रिवन अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो कहीं ना कहीं वैश्विक अगर कोई शॉक लगता है, इंटरनेशनल शॉक लगता है, तो उससे आपकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है। तो आईएमएफ ने ये वार्न किया। और तीसरा, कहीं ना कहीं चीन में जो रियल एस्टेट सेक्टर जो है, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसमें गिरावट आ रहा है, जो चीन को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। डन। अब इस दौरान अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, तो भारत के संदर्भ में पॉजिटिव पॉइंट यानी सकारात्मक बिंदु क्या है? बात को समझना। नंबर 1, कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसा कि आरबीआई ने कहा है कि अब हम गोल्डी लॉक इकोनॉमी की तरफ में हैं, गोल्डी लॉक अर्थव्यवस्था की तरफ है। यानी भारत में अगर देखा जाए तो समृद्धि दर 8.2% सेकेंड क्वार्टर का ग्रोथ रेट है। यहां तक कि हमारा समृद्धि दर इस साल 25-26 में वो बढ़ेगा, 7.3% तक हो सकता है। और दूसरी बात है, मुद्रास्फीति भी अपने न्यूनतम स्तर पर है, हेडलाइन इन्फ्लेशन 2% से भी बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो गोल्डी लॉक अर्थव्यवस्था की तरफ में है। एक नंबर 1 पॉइंट है जो अच्छी बात है। दूसरा, डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड का भारत को लाभ मिल रहा है। जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है 15 से 59 वर्ष की औसत आयु वाली, वह 29 वर्ष की है, जो विश्व में सर्वाधिक है। तीसरा, सरकार द्वारा सुधार की बात करें तो सरकार द्वारा 2 मुख्य प्रकार के सुधार अभी मुख्य रूप से किया गया है। तो बहुत सारे सुधार है, लेकिन 2 मुख्य, एक तो लेबर कोड को लागू करना,
4 लेबर कोड को लागू करना और जीएसटी 2.0, जीएसटी 2.0 ये जीएसटी में बहुत बड़ा सुधार के रूप में देखा गया, बहुत बड़े सुधार के रूप में जीएसटी को देखा गया है। डन। और सबसे बड़ी बात है कि अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में वे विश्व में, वे भारत में सर्वाधिक, अब तक का सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले हैं। खुद माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि $17.5 बिलियन जो अब तक का सबसे ज्यादा एफडीआई निवेश भारत में हो सकता है। एफडीआई निवेश कहां हो सकता है? भारत में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं और एक पॉइंट अगर बात करें तो चीन को पूरे विश्व में चाइना प्लस वन, माने भारत को पूरे विश्व में चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के रूप में देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं विश्व की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो विकल्प के रूप में भारतीय कंपनी या भारत को देख रही है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के रूप में देख रही है। तो ये भारत के लिए क्या है? प्लस पॉइंट है वर्तमान में। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें तो भारत में कुछ चुनौतियां भी हैं। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों की बात करें तो नंबर 1 चुनौती हम क्या देख रहे हैं कि भारत पूरी तरह आयात आधारित अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये ठीक नहीं है क्योंकि हमारा आयात बहुत ज्यादा होता है एक्सपोर्ट के मुकाबले। हालांकि 2023 में विदेश व्यापार नीति को लागू किया है और 2030 का हमारा टारगेट है कि वस्तु और सेवा के संदर्भ में हम $2 ट्रिलियन अपने निर्यात को बढ़ाएंगे, सरप्लस नहीं। लेकिन अभी भी हमारा व्यापार देखा जाए अधिकांशतः आयात आधारित है। दूसरी बड़ी चुनौती है कि अगर हम चीन के द्वारा बात करें तो चीन पर हमारी आयात निर्भरता बहुत है। खासकर अगर हम बात करें क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में हम चीन से बहुत ज्यादा आयात कर रहे हैं। 40 से 50% क्रिटिकल मिनरल हम केवल चीन से ही आयात कर रहे हैं। दूसरा अगर बात करें एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, हमारे जो औषधि के रूप में, दवा के रूप में कच्चा माल जो है वो अधिकांशतः चीन से ही आयात किया जा रहा है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा ये लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इतना हम ज्यादा आयात चीन से कर रहे हैं। यानी अगर हम व्यापार घाटे की बात करें तो यह लगभग $100 बिलियन तक हमारा व्यापार घाटा पहुंच चुका है। यानी हम इतना आयात ज्यादा करते हैं चीन से, जो ठीक नहीं है। अगर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है, चीन के साथ कंपटीशन करना है, विश्व में आगे बढ़ना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं। जो पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास में है, हमें इसका फायदा उठाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में भी अभी मुद्रास्फीति नियंत्रित है, समृद्धि दर तेजी से बढ़ रहा है, जनसांख्यिकी लाभांश जो चीन के मुकाबले ज्यादा बेहतर है, सरकार द्वारा इतने ज्यादा रिफॉर्म किए जा रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास पूरा का पूरा पोटेंशियल या क्षमता पड़ा हुआ है। तो आखिरकार क्या है आगे की राह की बात करें, यानी रिफॉर्म की बात करें, क्या और हो सकता है? सबसे बड़ी बात है हम पीएलआई सेक्टर को, अभी जो 14 क्षेत्र शामिल है, इसको और तेजी से बढ़ा सकते हैं। हम मेक इन इंडिया कार्यक्रम को हमें और ज्यादा प्रोत्साहित करना पड़ेगा। नंबर 1, हमें ये दोनों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाना पड़ेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकी लाभांश का सही लाभ उठाना पड़ेगा। कैसे? पहले तो हमें जरूरी है कि हम उनका कौशल विकास करें और उनको उपयुक्त रोजगार दें। कौशल विकास पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और साथ ही हमें क्या करना होगा? उपयुक्त रोजगार देना होगा। बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध कराना होगा। और इस ओर हमारा सबसे बड़ा कदम अगर हो सकता है तो एमएसएमई को हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई को हमें बढ़ावा देना होगा, तो हम भी वो पा सकते हैं जो आज चीन ने पाया है, और वो हम पाकर रहेंगे और हमारा वो पोटेंशियल है भी। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन। तो आइए एक प्रीलिम्स के जरा क्वेश्चन पर हम लोग बात करें। अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन को लेते हैं। 2025 में चीन के ट्रेड डायनामिक के बारे में इन बातों पर गौर करें। पहला, चीन का ट्रेड सरप्लस पहली बार $1 ट्रिलियन को पार कर गया, जिसका मुख्य वजह यूनाइटेड स्टेट्स की मुख्य डिमांड थी। कथन 2, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सेमीकंडक्टर और जैसे हाईटेक एक्सपोर्ट ने रिकॉर्ड सरप्लस में काफी योगदान दिया है। तीसरा, सरप्लस में बढ़ोतरी का कारण चीन में कमजोर घरेलू खपत भी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, तो क्या होगा? वेरी गुड,
आंसर पहला गलत है क्योंकि अमेरिका नहीं बल्कि अन्य देशों में हुआ है, और दूसरा और तीसरा सही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। और एक मेंस का क्वेश्चन, इसको भी जरूर लिखने का कोशिश करें आप लोग। ये क्वेश्चन, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए चीन के रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन सरप्लस के महत्व को देखें, यह डेवलपमेंट भारत के मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने के लक्ष्य और उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर कैसे असर डालता है। कोशिश कीजिए, इसको 250 शब्द में लिखने का प्रयास करिए। और ये रहा आज का टॉपिक। अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।